मैं बड़ी बेचैनी से एयरपोर्ट पर खड़ी जैन का इंतज़ार कर रही थी। आज पूरे 5 साल बाद वे दुबई से आ रहे थे। मेरी बेताबियाँ बढ़ जाना तो एक मामूली सी बात थी। अभी कुछ देर पहले ही उनका जहाज़ लैंड हुआ था। जैसे जैसे मुसाफिर बाहर निकल रहे थे, बेचैनी से मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल इस वक्त परेशान सा होने लगा। जब तमाम मुसाफिर आ चुके थे, बस जैन ही कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मेरी आंखें बेचैनी से अपने पति को देखने के लिए बेताब थी और रो रही थी। वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद जैन मुझे नजर आए। उनके साथ में एक औरत को देखकर मैं हैरान हुई थी, जो जैन से हंस हंस कर बातें कर रही थी। जैन भी मुस्कुरा रहे थे। मैं झट से जैन के पास गई तो मुझे देखकर जैन की मुस्कुराहट और गहरी हुई थी। मैं उनके पास जाकर गले लग गई। जैन ने मुझे हल्का सा हाथ लगाकर मेरी कमर सहलाई, फिर मुझे पीछे कर दिया। फिर मुझसे उस औरत का तारुफ करवाने लगे। ये टीना है, जिसके पास मैं दुबई में काम करता हूँ। ये सुनकर मैंने बड़ी गर्मजोशी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाया, क्योंकि इस औरत की बदौलत ही तो ये सब मुमकिन हुआ था। मेरे सारे ख्वाब सच्चे हुए थे। लेकिन उस औरत ने बड़ी हैरत से मुझे सर से पैर तक देखा और मुंह टेढ़ा करके बस हाय कहने लगी। मेरा हाथ हवा में ही रह गया। मुझे उस औरत का ऐसा रवैया अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वह जैन की बॉस थी, इसलिए मैं मजबूर थी कि उसके नखरे बर्दाश्त करती। गाड़ी वापसी में जैन ने ड्राइव की थी। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब फ्रंट सीट पर मैं बैठने लगी, लेकिन मुझसे पहले ही वह औरत बैठ गई। मजबूरन मुझे ही पीछे की सीट पर बैठना पड़ा। घर पर मैंने हर चीज जैन की पसंद की बनाई थी। खाना खाने के बाद मैंने उस टीना नाम की औरत से कहा, गेस्ट रूम में आराम कर ले, ताकि मुझे भी जैन से बातचीत करने का मौका मिल सके। जब से जैन आया था, वह औरत जैन के साथ ही चिपकी हुई थी। मेरा सारा मूड खराब होकर रह गया था। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब वह जैन से कहने लगी, उठो जैन, मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर जैन की रंगत फीकी पड़ गई थी। जैन ने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा कर उसने टीना से कहा, तुम रूम में जाओ, मैं आता हूँ। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई जब उस टीना नाम की औरत ने मेरे सामने जैन के गालों पर हाथ फेरा और गेस्ट रूम में चली गई। ये मेरे बर्दाश्त से बाहर की बात थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जैन उठकर खड़ा हो गया, मेरे पास आया और कहने लगा, तुमने फोन पर जो लिस्ट मुझे अपनी चीजों की दी थी, वह सब टीना ने ही अपने पैसों से खरीदी थी। और ये घर, यहाँ के ऐश, ये सभी टीना के एहसान से है, इसलिए मुझे कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और जैन ने सामने रखी अटैची की तरफ इशारा किया और कहा, ज़ारा, ये सब तुम्हारे लिए है, लिस्ट मिलाकर देख लेना, कोई भी चीज़ कम नहीं है। ये कहकर वह गेस्ट रूम में चला गया और मैं बेदम सी होकर सोफे पर गिर गई। मुझे याद आने लगा जब मेरी शादी जैन से हुई थी। छोटे से कमरे में मुश्किल से मेरा फर्नीचर पूरा आया था। सादे लिबास में बेहद परेशान बुरे हाल में बैठी थी। कमरे में लगा पंखा उस कमरे की गर्मी को खत्म करने के लिए नाकाम था। जब जैन अंदर दाखिल हुआ तो बजाय शर्माने के मेरे पास चिको का ढेर था। मैंने कहा, जैन प्लीज एक एसी तो लगवा लेते यार, इस गर्मी में मैं इस लिबास में बैठ नहीं सकती। ये कहकर मैं फौरन बेड पे खड़ी हो गई और बिना जैन का एहतराम किए अपने कपड़े बदलने चली गई। ये भी नहीं सोचा कि वह मुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहता होगा, मुझे छूना चाहता होगा। मुझे तो जैन के कमरे को देखकर ही रोना पड़ गया था। अपनी पसंद की शादी पर मुझे चंद घंटों में अफसोस होने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मेरे शिकवे और शिकायतें भी बढ़ने लगे। जैन, किचन बहुत छोटा है, खाना बनाते हुए मेरा दम घुटता है। प्लीज तुम ऑफिस में अपने बॉस से बात करो और ओवर टाइम लगाओ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इतनी गर्मी और तंगी में। मैं चंद दिन में ही पागल होकर रह गई थी। ज़ारा, मैंने बॉस से कह दिया कि कल से ही मैं ओवर टाइम भी शुरू कर दूंगा और कुछ एडवांस भी ले लूंगा, लेकिन घर के खर्च निकाल कर मैं बस तुम्हें एयर कूलर ही लेकर दे सकता हूँ, इससे एसी नहीं खरीद सकता। तुम्हें कुछ महीने सब्र करना होगा। जैन ने मेरा हाथ थाम कर बड़े प्यार से मुझसे कहा था। मैंने झटक से अपना हाथ जैन के हाथ से अलग किया कि मैं कुछ नहीं जानती जैन, जैसे भी करो लेकिन एसी का इंतजाम करके दो। मैं भी शादी से पहले ऑफिस में काम करती थी। मैं खुशहाल घराने से ताल्लुक रखती थी। वही ऑफिस में मुझे जैन की खूबसूरती और शख्सियत ने ऐसा जादू किया, मैं इस पर मिटी थी। जैन को शादी के लिए मैंने खुद ने मजबूर किया था। मेरी बात सुनकर वे काफी देर चुप रहा था, फिर कहने लगा, ज़ारा, अब तक हमारे बीच बस दोस्ती ही थी, लेकिन अगर तुम शादी करना चाहती हो, शादी करने की ख्वाहिश रखती हो,
तो मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मेरा घर बहुत छोटा है, सैलरी भी तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें वैसा बेऐश हरगिज नहीं दे सकता जो तुम्हें तुम्हारे बाप के घर मिल रहे हैं। इस वक्त तो मुझे उन बातों की परवाह तक नहीं थी। मुझे बस जैन को हासिल करना था। मैंने कहा मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। जब जैन ने मैंने मेरे घर रिश्ता भिजवाया तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया कि जैन बहुत शरीफ है, लेकिन तुम इसके छोटे से घर में गुजारा नहीं कर सकती, और अगर तुमने जैन से ही अपनी जिद पूरी करने के लिए शादी करनी है तो हमसे ये उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा मुझे हर हाल में जैन से ही शादी करनी है। तो बाबा कहने लगे तुम्हारे इश्क का भूत तो जब उतरेगा जब जैन का छोटा सा कमरा और घुटन देखोगी। जैन की जिस मोहब्बत के खातिर मैंने सारे ऐश को ठुकराया था, मुझे अब इसी मोहब्बत से उलझन होने लगी थी। 1 महीने में मैंने बड़ी मुश्किल से काटा था। जब जैन एक एयर कूलर ले आया, मुझे फिर भी इस वक्त का इंतजार था जब जैन एसी लगवाता, लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब अगले ही महीने में मैं उम्मीद से हो गई। जैन बहुत खुश था, लेकिन मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं तो अभी तक हनीमून पर भी नहीं गई थी, और अगर मैं बच्चा पैदा करती तो घर में आने वाली सारी ज़रूरतें तो इस बच्चे के खर्च में उड़ जाया करती, जो मुझे मंजूर ना था। मैंने एक दिन जैन से कहा कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। मेरी बात सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर नागवारी की लकीरें गहरी हो गई थी। जैन बोला इस बात का क्या मतलब है? मैंने कहा मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ। इस तंग हालात में मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगी। मुझे अपने बच्चे को ऐसे गुर्बत में नहीं पालना। जैन ने पहली बार मुझसे गुस्से से बात की। कहने लगा जो बच्चा दुनिया में आता है अपना नसीब लेकर आता है, तो मैं हरगिज इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। तो मैं मुस्कुरा कर कहने लगी तुमसे इजाज़त मांगी किसने है? मैं कल ही अपनी जान इस अजाब से छुड़वा लूंगी। पहले तुम बच्चे पालने जितनी हैसियत तो कर लो, फिर बच्चे भी पैदा कर लेना। 2 महीने में कैसे लेकर दे नहीं सकते, मेरे बच्चे के खर्च कैसे उठाओगे? मेरी बात पर जैन मुझे ताज्जुब से देखने लगे। कहने लगे तुम्हें शादी से पहले अपनी हैसियत बता चुका था ज़ारा। मैंने कहा हाँ, बस मेरी ही अकल पर इश्क का बुखार चढ़ गया था जो मैंने तुम जैसे कंगाल से शादी कर ली। लेकिन अब तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार ही रही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। जैसी तंगी तुमने मुझे दे रखी है, मैं अपने बच्चे ऐसे नहीं पाल सकती। बच्चे चाहिए तो और मेहनत करो, पैसे कमाओ, एक अच्छे इलाके में खूबसूरत सा फ्लैट खरीदो जिसमें हर सहूलियत मौजूद हो, फिर मुझसे बच्चों की डिमांड करना। जैन कहने लगा। मैं ओवर टाइम तक लगाने लगा। और क्या चाहती हो तुम? क्या दिन रात मशीन की तरह से बस काम ही करता रहूं? वह चिल्ला कर बोला। मैं उससे ज्यादा तेज आवाज में बोली हाँ, बन जाओ कमाने वाली मशीन। मुझे ऐसी चाहिए, अच्छा फ्लैट चाहिए, एक लग्जरी लाइफ चाहिए जिसकी मैं आदी हूँ। आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है सिवाय प्यार के? एक बार किसी अच्छे होटल में खाना तक खिलाने नहीं लेकर गए, हनीमून ट्रिप नहीं लेकर गए। मैं अपने दोस्तों से तुम्हारी वजह से कट कर रह गई हूँ। शर्मिंदगी के मारे मैं उन्हें तुम्हारे इस डिब्बे नुमा घर में बुला नहीं सकती। मेरी सारी दोस्तें मुझे छोड़ कर जा चुकी हैं। मेरे घर वाले मुझसे मिलना तक पसंद नहीं करते। मुझे क्या मिला है तुमसे मोहब्बत करके? जैन, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे सारे ऐशो आराम चाहिए। मैं फूट फूट कर रो रही थी। अपने अंदर का जहर मैंने आज उगल के रख दिया। तो जैन एकदम चुप था। उसने एक अल्फाज तक ना कहा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो जैन घर पर नहीं था। पूरा दिन में घर नहीं आया। रात को जब आया मेरे लिए एक ऐसी खुशखबरी साथ लाया था कि जिसे सुन मैं झूमने को जी जा रहा था। कहने लगा उसका एक दोस्त दुबई में नौकरी करता है, वह जैन को दुबई बुला रहा है, लेकिन वह 5 साल से पहले वापस नहीं आएगा। जैन कहने लगा उन 5 सालों में मुझे उम्मीद है मैं इतने पैसे कमा कर तुम्हें भेज दूंगा कि तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। लेकिन सोच लो ज़ारा, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँगा, रह लोगी मेरे बगैर? न जाने इस वक्त जैन की नम आंखों में ऐसा क्या था। चंद लम्हे तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। बस उसकी आंखों में मौजूद अपने लिए मोहब्बत और बेताबिया सी देखने लगी। जैन मुझे टूट कर चाहता था, मैं इस बात का ख्याल ना रखती थी। जैन जितनी मोहब्बत मुझसे करता है, किसी और औरत को छूना तो दूर की बात, देख भी नहीं सकता। मैं अगर कुछ पल और जैन की आंखों में देखती तो शायद अपने फैसले पर कायम रहना मुश्किल हो जाता। और मुझे अपनी लग्जरी लाइफ बहुत प्यारी थी, इसलिए मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा हाँ जैन, मैं 5 क्या 10 साल भी तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करना, मैं छोटी मोटी जॉब कर लूंगी ताकि मेरा दिल लगा रहे। मैंने जब ये कहकर आंखें खोली तो जैन मेरे पास मौजूद नहीं थे, कमरे से बाहर जा चुके थे। 2-4 दिन में जैन अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे।
दुबई जाने से पहले जैन कुछ देर मुझे बहुत गौर से देखते रहे। कहने लगे, ज़ारा, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। शायद तुम्हें मेरे ना होने से फ़र्क ना पड़े, लेकिन मुझे तुम्हारे ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये कहकर जैन ने मुझे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। इसके बाद वह रुका नहीं, अपनी नम आंखों पर काला चश्मा लगाए चला गया। मैं ऐसे ही देखती रह गई। वहाँ जाते ही जैन की नौकरी लग चुकी थी। उसने मुझे फ़ोन करके बताया था। जब मैंने उसे पहली कॉल की तो जोश में मैंने जैन से उनकी तबीयत और सफ़र का पूछने की बजाय पहला सवाल ये किया कि जैन, आपकी नौकरी लग गई, तनख्वाह कितनी है, लाखों देंगे ना वे? मेरे सवालात सुनकर जहाँ जैन कुछ कहना चाहते थे वहीं खामोश से हो गए थे। मैं समझ गई थी कि शायद कॉल कट चुकी है, मगर कुछ देर बाद जैन बोला कि फिक्र मत करो, अब तुम्हारे तमाम ऐश पूरे हो जाएंगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इतना कहने के बाद जैन कॉल काट चुके थे और मैं तो खुशी से उछल रही थी। मैं कई ख्याली पुलाव पकाने लगी। 1 महीने बाद जैन ने मुझे लाखों रुपए भेजे, जिन्हें देखकर मेरी खुशी की कोई सीमा न रही। मैंने सबसे पहले तो अपने लिए एसी खरीदा और चंद ज़रूरी ऐश के साथ साथ एक काम वाली भी रख ली। कई महीने यूं ही गुजरते चले गए। जैन मुझसे बहुत कम बात करने लगे थे। मुझे भी जैन की तभी याद आती जब वे पैसे भेजने में देरी कर दिया करते थे। 2 साल गुजर गए और उन 2 सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी थी। एक अच्छी कॉलोनी में बड़ा घर, अच्छा फर्नीचर और तमाम ऐशो आराम की चीज़ें ले ली थी। इस घर में सजा कर रखी थी। वह घर तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों के घर जैसा था। मैं खुशी से सारा दिन घर में गुनगुनाती फिरती थी। सोसाइटी में अपनी एक धाक बिठा कर रखती थी। 3 साल गुजर गए और अब मैं जब इस घर को देखती तो मुझे थोड़ा अजीब महसूस होने लगा था। जैन भी यहाँ मौजूद नहीं थे और ना ही मेरी कोई औलाद थी। अगर उस वक्त मैं अपनी औलाद के खिलाफ कदम नहीं उठाती तो शायद आज मैं यूँ अकेलापन महसूस ना करती। जैन भी तो उन 3 सालों में वापस नहीं आए थे। मैं उन्हें जब भी कॉल करती तो कॉल काट देते। अगर बात करते भी तो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट। मैंने उनसे पूछा कि वे वापस कब आएंगे, मुझसे मिलने बहुत याद आ रही है उनकी। मगर जैन कहते कि अगर मैं वहाँ आ गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे मुझे उलझन सी होने लगी। वह घर मुझे काटने दौड़ने लगा। इतना बड़ा घर और बड़ी दीवारें, यहाँ तो आस पड़ोस के यहाँ जाने का भी रिवाज ना था। अक्सर अकेले बाहर जाते हुए भी डर सा लगता था। मेरे पास तो मेरा पति भी मौजूद नहीं था जो हिफाजत कर सकता। जैसे तैसे 5 साल मुश्किल से गुजरे थे। एक रात घर पर चोर आ गए। मैं अकेली औरत और नौकरानी थी। मैंने रोते हुए जैन को कॉल की, मगर जैन ने कॉल काट दी। वह चोर घर में घुस आए थे। मैंने कपकपाते हाथों से जैन के नंबर पर मैसेज छोड़ा। वह घर में तमाम कीमती सामान चुरा रहे थे, जबकि मैं डरी सहमी बेड के नीचे छुपी हुई ये दुआ मांग रही थी कि ऊपर वाला उनसे मेरी इज्जत महफूज रखे। कुछ देर बाद पुलिस आ चुकी थी। गाड़ी का सायरन सुनते ही वे चोर भाग गए थे। मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और जब मोबाइल उठाया तो जैन मैसेज पढ़ चुका था। उसने ही अपनी एक दोस्त ऑफिसर को कॉल करके यहाँ बुलाया था। इसके बाद तो मेरा अकेला रहना मुश्किल सा हो गया। पति की मौजूदगी ही औरत की इज्जत को महफूज रखती है। मैंने जैन को अपनी कसम दी कि वह वापस आ जाए, जैसे वे मान भी गए थे और वो वापस आ गए। मेरी आंखों से अब चंद आंसू निकल कर गालों पर आए थे। मैं अपने पुराने ख्यालों में खो चुकी थी। गेस्ट रूम का दरवाजा बंद था। मेरा पति जैन और वह औरत अंदर थे। वह दोनों इस बंद कमरे में मौजूद थे। मैंने एक ठंडी सांस ली और अपने कमरे में चली गई, जहां बरसों मैंने जैन के पसंदीदा सफेद गुलाब के गुलदस्ते सजा रखे थे, मगर अब तो वह भी मेरी ही तरह मुरझा चुके थे। मैं बोझल कदमों से चलती हुई बिस्तर पर आई और लेट गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई। आज तो मैं जैन को अपने हाथों से उनका पसंदीदा नाश्ता बनाकर देना चाहती थी, मगर जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी तो मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। किचन में तो वह टीना खड़ी थी, जिसने अपने बालों पर रुमाल सा बांध रखा था और वह जैन का मनपसंद नाश्ता बनाकर सजा चुकी थी। हैरत की बात तो ये थी कि वह जैन की बॉस थी और अफ्रीकन लड़की थी जिसका बिजनेस दुबई में था। उसके बावजूद वह जैन का पसंदीदा नाश्ता बनाकर तैयार कर रही थी। मुझे ठीक से याद था, शादी के बाद आज पहली बार मैं खुशी से जैन के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने जा रही थी, मगर मैं एक सांस रोक कर रह गई। नाश्ते की टेबल पर भी वह जैन के साथ बैठकर खाना खाने लगी। कभी कभार तो वह जैन के मुंह में खुद खाना डालती और अपनी ज़बान में क्या कहती, जिसे सुनकर जैन मुस्कुरा रहे थे। मेरे अंदर तो आग की भट्टी चल रही थी। मेरा हलक कड़वा हो चुका था।
मैंने उन दोनों को वहीं छोड़ा और उठकर कमरे में आ गई। मेरा दिल टूटा था, मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं रोने लगी थी। शायद मुझे उस लड़की से जलन महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद जैन कमरे में आया और मुझे रोता देखकर हैरान रह गया। कहने लगा कि मैं रो क्यों रही हूँ। मैंने बस खाली खाली नजरों से जैन को देखा, मगर बोली कुछ नहीं। जैन समझ चुका था, इसलिए मुझे कंधों से थाम कर बोला कि वह मेरी बॉस है, मुझे जो कहे वही मुझे मानना पड़ता है, और बदले में वह मुझे लाखों रुपए और महंगे तोहफे देती है, जिनकी बदौलत आज तुम्हारे पास हर ऐशो आराम मौजूद है। जैन के अल्फाज सुनने के बाद मैं मुरझाई हुई आवाज में बोली कि जैन, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। 5 साल बाद आप मेरे पास आए हैं। जानते हैं मुझे आपकी कितनी कमी महसूस हुई थी। मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी। आज रात आप मेरे साथ मेरे कमरे में सोएंगे। मैं जैन को खबरदार करती हुई बोली, जिसके जवाब में जैन एक गहरी सांस रोक कर रह गए। सारा दिन टीना जैन के साथ रहे और वे दोनों बाहर घूमने चले गए। वापसी पर टीना मेरे लिए सोने का हार भी लाई, जिसकी कम से कम कीमत भी अगर लगाई जाए तो शायद 70 से 80 लाख थी। वह तोहफा देखकर तो मेरी आंखों में चमक सी उभर गई। जैन मेरे करीब बैठा था, आज रात को मेरे साथ था, मगर टीना के लाए महंगे तोहफे को देखकर मेरी आंखें अंधी हो गई थी। मैं अपनी बातें छोड़कर बार बार उन चीजों की तारीफ करने लगी, उन्हें जैन को दिखाने लगी। जैन खामोश रहा और फीका सा मुस्कुरा कर वहां से उठ गया। जब मुझे एहसास हुआ तो अपने इस लालचीपन पर गुस्सा आया। फौरन तमाम सामान अलमारी में रखा और बाहर आई ताकि जैन को वापस ला सकूं, मगर वो टीना के साथ उसके गेस्ट रूम में मौजूद था। मुझे गुस्सा आया और मैं बार बार दरवाज़ा खटखटा कर जैन को बुलाने लगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। जैन की जगह टीना बाहर आई, जो एक बहुत गंदे लिबास में थी। उसने मेरी तरफ एक नज़र डाली और अपने पर्स से नोटों की गड्ढी निकालकर मेरे हाथ पर रख दी और फिर बोली कि दोबारा हमें तंग मत करना। इतना कहने के बाद दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद हो चुका था। पैसे देखकर तो मैं हर शय से बेगानी हो जाया करती थी। मैंने वे पैसे लिए और वापस कमरे में आ गई। उन नोटों की खुशबू तो जैसे मुझे दुनिया की हर खुशबू से ज्यादा अच्छी थी। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। जैन ने मेरे साथ मुश्किल से 2 घंटे ही गुजारे थे। मैं बच्चों की तरह उसके पीछे भागती, मगर टीना हर बार हमारे बीच आ जाया करती और जैन को मुझसे दूर ले जाया करती थी। जैन के मुंह से मोहब्बत के 2 बोल सुनने के लिए मैं तरस चुकी थी। हर रोज टीना 1000 दिरहम के मुताबिक मुझे पैसे थमा देती और मैं खामोश हो जाती, मगर आज तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई जब जैन ने मुझे बताया कि वह आज रात की फ्लाइट से वापस दुबई जा रहा है और अब शायद दोबारा कभी ना लौटे, मगर पैसे हर महीने कायदे से भेजता रहेगा। जैन के अल्फाज सुनकर मैं तो सुन हो चुकी थी। इतनी ही देर में कुछ बोल ना सकी। भला वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकता था। मैंने कपकपाते हुए जैन के कंधों पर हाथ रखे हुए उसे थामा और कहने लगी कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम मेरे पति हो, तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उन 5 सालों में मुझे एहसास हो चुका, इंसान पैसों के बगैर, इस लग्जरी जिंदगी के बगैर तो गुजारा कर लेता है, मगर अपने हमसफर, अपने पति के साए के बगैर रहना किस कदर मुश्किल होता है। तुम अब कभी नहीं जाओगे। बेशक टीना की नौकरी छोड़ दो, इसे और काम वाले मिल जाएंगे, तुम बस मेरे पास रहो। मैं मिन्नतें कर रही थी, मगर जैन सर झुकाकर मेरे हाथों को अपने हाथ से अलग कर रहे थे और बोले, ये तुम्हें उस पल सोचना चाहिए था जब मैं 5 साल पहले रोता हुआ तुमसे दूर जा रहा था। अब तो बहुत देर हो चुकी है। दुबई पहुंचा तो मैं बहुत अकेला था। मुझे टीना मैम से मिलवाया गया, मुझे काम सिखाया गया, मगर टीना मैम ने मेरी उदासी भांप ली थी। पूरी दुनिया मेरी उदासी और बेबसी भांप गई थी, मगर सिवाय तुम्हारे कि मैं तुमसे दूर होकर किस कदर बिखर चुका था। टीना मैम के सामने दिल की बात खोल कर रखी तो वह भी मेरी ही तरह की थी, अपनों की ठिकराई हुई। उनके पास हर ऐशो आराम है, मगर मोहब्बत करने वाला कोई शख्स नहीं था, जबकि तुम्हें हर कीमत पर ये लग्जरी लाइफ चाहिए थी, चाहे दाव पर तुम्हें तुम्हारा पति और मोहब्बत लगानी पड़े। टीना ने मुझे सिर्फ अपने साथ रखा, मेरी मोहब्बत चाही, मेरी दोस्ती और राजदारी चाही। बदले में उसने तुम्हें सारे ऐशो आराम दिए, पूरे करने का जिम्मा ले लिया। सौदा तो हो गया ज़ारा, तुमने मुझे गवा कर सब हासिल कर लिया। जैन बाजू फैलाकर घर की तरफ इशारा करके बोल रहा था। उसकी आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कुराहट थी। मैं कांप कर रह गई। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मगर कहाँ से शुरू करती। तभी टीना कमरे से बाहर आई
उसके साथ अपना और जैन का सामान था। एक अजीब सी निगाह मुझ पर डालकर उसने जैन के बाजू में अपना बाजू डाला। एक दर्द भरी चुभन मेरे सीने में दौड़ गई। मैंने आंखें मूंद कर दोबारा खोली तो मंजर 5 साल पुराना था। जैन काला चश्मा लगाए अपना दर्द छुपाए टीना के साथ मुस्कुराते हुए हमेशा हमेशा के लिए मुझे पछतावे और पल पल मरने के लिए छोड़कर जा चुका था। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।